नमस्कार मित्रांनो, आज आपल्या तृतीय सत्रात पुन्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मी डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे या तृतीय सत्राचं जे रिसोर्स पर्सन आहे आपले डॉक्टर मीरा देसाई मैडम यांचं विभागाच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतो। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। डॉक्टर मीरा देसाई मैडम, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ SNDT विद्यापीठ ज्याला म्हणतो मुंबई, या ठिकाणी मॅडम कार्यरत आहेत आणि आज आपल्याला त्या माध्यम व्यवस्थापन आणि निर्मिती अर्थात मीडिया मॅनेजमेंट अँड प्रोडक्शन या विषयावर मार्गदर्शन करतील। मॅडमचा परिचय अल्प परिचय मी करून देतो। मॅडम आपण आत्ताच पाहिलं की SNDT विद्यापीठामध्ये मॅडम कार्यरत आहेत डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन जर्नलिझम मध्ये। 30 वर्षापेक्षा जास्त त्यांचा संशोधनाचा अनुभव आहे आणि त्याच्यापेक्षा मोठा अनुभव त्यांचा ह्या टीचिंग आणि गायडिंग क्षेत्रात आहे। मॅडमच्या अंडरमध्ये किंवा मॅडमच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक विद्यार्थ्यांनी आपले लघुशोध प्रबंध पूर्ण केलेले आहेत आणि मॅडमच्या या एकंदरीत प्रोफाईलचं जर अवलोकन केलं तर मॅडमच्या प्रोफाईलमध्ये एक महत्त्वाचा एक विषय या ठिकाणी आहे की मॅडम डिस्टन्स लर्निंग ह्या विषयामध्ये अतिशय व्यवस्थित आणि चांगल्या पद्धतीचं कार्य मॅडमने केलेलं आहे आणि त्यामुळे त्यांचे जे विषय आहेत त्या विषयांना जे ते शिकवतात किंवा त्यांचे जे कीवर्ड्स विषय आहेत त्यांना अतिशय सुगम मराठीत, गुजरातीत, इंग्रजीमध्ये आणि हिंदीमध्ये असं त्यांनी अनेक पुस्तकांची मालिका त्यांनी प्रकाशित केलेली आहे। त्यानंतर त्यांच्या परिचयातला एक महत्त्वाचा पैलू या ठिकाणी प्रकर्षाने नमूद करावा वाटतो की आपल्या करिअरची सुरुवात मॅडमने अहमदाबाद येथून केली। डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशनल अँड कम्युनिकेशन युनिट ज्या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन या ठिकाणी आहे। 1990 साली मॅडमने आपल्या करिअरची सुरुवात केली आणि त्या ठिकाणी मास्टर्स ऑफ डेव्हलपमेंट कम्युनिकेशन ह्या मुख्य विषयामध्ये त्यांनी पदव्युत्तर पदवी संपादन केलेली आहे। त्यानंतर 1998 पासून त्या असोसिएट प्रोफेसर म्हणून फुल टाइम आतापर्यंत जॉईन झालेल्या आहेत आणि त्यानंतर मॅडमने प्रिंट मीडियामध्ये सुद्धा अर्थात मुद्रित माध्यमाने सुद्धा आपलं योगदान दिलेलं आहे आणि मॅडमांचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद या ठिकाणी मॅडमने सफल रिपोर्टर म्हणून आपली सेवा बजावलेली आहे। त्याचप्रमाणे विविध प्रकारच्या दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि ज्याला स्क्रिप्ट रायटर, अँकरिंग आणि रिसर्चर्स अशा तिघ क्षेत्रामध्ये मॅडमने नावलौकिक संपादन केलेलं आहे। आज जो विषय आहे त्यांचा माध्यम व्यवस्थापन आणि निर्मिती या विषया संदर्भात त्यांचा जर एकंदरीत अनुभव पाहता, त्यांचा संशोधन पाहता ते आपल्या विषयाला परिपूर्ण न्याय देतील अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आणि खरोखरच मॅडम आपला एकंदरीत प्रोफाइल पाहिलं तर मोस्टली तुमचे जे कीवर्ड्स आहेत किंवा तो रिसर्च एरिया आहे तो या क्षेत्रातला आहे। आमच्या विद्यार्थ्यांना आपण खरंच सखोल मार्गदर्शन कराल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे आणि विभागाच्या वतीनं मी प्रथम मनपूर्वक स्वागत करतो तुमचं। मॅडम आपलं अनुभवयुक्त मार्गदर्शन आमच्या विद्यार्थ्यांशी शेअर करावं। डॉक्टर मीरा देसाई मैडम। नमस्कार सर, मैं पहले तो माफी मांगती हूँ क्योंकि मैं मराठी में बोलने के लिए काबिल नहीं हूँ, तो मुझे हिंदी और अंग्रेजी का थोड़ा खिचड़ी आप लोग जरा माफ करेंगे मुझे उसके लिए, क्योंकि मराठी सीखा नहीं स्कूल में और 20 साल से SNDT में हूँ तो कोशिश करी हूँ पर वो बोलने को आता नहीं है तो लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं और फिर मैंने बंद कर दिया कि भाई हिंदी हिंदी से काम हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा तकलीफ है। तो आप मुझे मतलब रोक सकते हैं अगर कुछ इशू है। तो मैंने इस सेशन के बारे में ऐसे सोचा कि एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो मैंने बनाया है और अगर आप लोगों से मेरे ख्याल से बात हुआ होगा कि EPG पाठशाला जो है उसके बारे में अगर किसी ने बात किया तो वो मैं बता के रखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेस है। EPG पाठशाला में MA कम्युनिकेशन मीडिया का कोर्स है ऑलरेडी, तो आप तैयारी के लिए मतलब वहाँ से मटेरियल यूज कर सकते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारा काइंड ऑफ मटेरियल है। तो वो भी मैं सेशन के दौरान
बीच में दिखा दूंगी। तो ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है 7th यूनिट को लेके, जो मीडिया मैनेजमेंट और प्रोडक्शन को लेके हैं। और जैसे आप सब जानते हैं कि ब्रॉडली ये 7 टॉपिक्स उसमें लिखे गए हैं। एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो मतलब, और आपको मेरे ख्याल से कल से पता ही है कि शब्द एक होता है पर उसके बहुत सारे काइंड ऑफ मायने हैं और बहुत सारा उसके लेयर्स हैं, मतलब तो वो परतें बहुत सारी हैं। तो ग्रामर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन इटसेल्फ, उसका मतलब मेरे ख्याल से 50 घंटे का कोर्स हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर करने के लिए। पर मैंने सोचा कि एक बेसिक ब्रॉडर लेवल का बात किया जाए, और फिर अगर है या रिसोर्सेज शेयर करती हूँ जो आप देख सकते हैं और खुद पढ़ाई कर सकते हैं। तो और स्लाइड शेयर पे अगर जाएंगे तो बहुत सारा प्रेजेंटेशंस हैं मेरे, जिसमें कुछ हैं जो आपको सेटनेट के लिए काम आ सकते हैं, बिकॉज वो कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ रिचुअल ट्रांसमिशन, फंक्शन, स्कोप, वो सारी चीजें वहाँ हैं। तो आप उसको यूज कर सकते हैं। स्लाइड शेयर में जाके अगर मीरा के देसाई टाइप करेंगे तो वहाँ पे ये पर्टिकुलर स्लाइड भी वहाँ पे ऑलरेडी तो पहले मैंने यूज की हुई है। तो आप सब जानते हैं माध्यम के बहुत सारे प्रकार हैं, और हम हमारी जो डिसिप्लिन है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, उसमें हम ये सारे माध्यमों के बारे में बात करते हैं। तो हम जब संचार की बात करते हैं तो वो संचार, जब आप पैदा होते हैं आपको कुछ समझ नहीं है, फिर भी आप एक संचार करते हैं, और आपके माँ बाप को, आपके डॉक्टर को, सबको पता चलता है कि भाई ये बच्चा आ गया है और नॉर्मल। तो आप कम्युनिकेशन तो कभी भी कर लेते हैं, मतलब एक व्यक्ति, हम सब कम्युनिकेशन करते हैं, इसके बारे में हमें समझ है या नहीं है फिर भी हम करते हैं। जबकि जब जब हम माध्यम की बात करें तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऐड करते हैं, तो हम माध्यम की बात करते हैं कि माध्यम के बारे में जब बात किया जाता है तो हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बहुत सारे फंडिंग की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, क्योंकि माध्यम आना वो पैसे के साथ जुड़ा हुआ। आज की तारीख में डिजिटल मीडिया की वजह से जो मैनेजमेंट और जो स्ट्रक्चर थे माध्यम के, वो पूरे बदल गए हैं। वो एक काइंड ऑफ इशू है और टॉपिक है। पर अभी जो हम जिस माध्यम मीडिया मैनेजमेंट और प्रोडक्शन की बात करते हैं, उसमें हम ज्यादातर मास मीडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल मीडिया तो अभी अभी पिछले 20 साल में, 15 साल में हम देख रहे हैं, और सोशल मीडिया हम पिछले 12 साल में देख रहे हैं। उसके मॉडल्स, रेवेन्यू मॉडल्स अभी अभी बन रहे हैं डिजिटल मीडिया के। पर जो ट्रेडिशनल हमारे ओल्डर मीडिया जो हमें पता है पहले के हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, फिल्म्स हैं, ये सारे जो माध्यम है उसके एक व्यवस्था है, और जो व्यवस्था है उसके प्रकार और सारे बारे में इस पर्टिकुलर यूनिट में इश्यूज आपको देखने चाहिए। जब हम माध्यम की बात करते हैं, पर माध्यम को जब हम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे तो हमें उसको इंडस्ट्री के रेफरेंस में देखना पड़ेगा, क्योंकि माध्यम इंडस्ट्री तब बनता है जब लोगों की रोजी रोटी उससे चलती हो। तो जब हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो एडवर्टाइजिंग कोई एक नॉर्मल एडवर्टाइजिंग एज ए सोशल एक्टिविटी नहीं है, बट वो आउट ऑफ हाउस हो सकता है, डायरेक्ट मार्केटिंग हो सकता है। आज सुबह आप पब्लिक रिलेशन की बात कर रहे थे रवि सर के साथ। तो ये सारे माध्यम के जो जो प्रवृत्तियां हैं, उससे उसके सब व्यवस्थापन है, उसके सारे काइंड ऑफ व्यवस्थाएं हैं, और वो व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं उसके बारे में मीडिया मैनेजमेंट और प्रोडक्शन में बात की जाती है। जब प्रिंट की बात करते हैं तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स हैं, पब्लिशिंग की बात करते हैं तो बुक्स आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक में रेडियो, टेलीविजन है, ब्रॉडकास्ट, केबल, डायरेक्ट टू होम, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, एंड अभी आज हम लोग ओटीटी की बात करते हैं, ओवर द टॉप चैनल्स, बिकॉज उसके भी अभी 40-50 चैनल्स हो गए हैं। तो वो भी एक इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है अभी पिछले 5 साल में सडनली एक नया सेक्टर डेवलप हुआ है जो पहले नहीं था। और एक कन्वर्जेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो मोबाइल टेलीकॉम के साथ कनेक्टेड हैं, गेमिंग है, ओटीटी जैसे मैंने कहा, बिकॉज बहुत सारे जो ट्रेडिशनल टेलीविजन है
जब हम ट्रेडिशनल टेलीविजन की बात करते हैं तो हम लाइव की बात करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है लाइव जाना। तो रेडियो लाइव जाता है, क्रिकेट कमेंट्री जो पहले से शुरू हुई है हम सब जानते हैं, और टेलीविजन में बहुत सारी चीजें हैं जो लाइव जाते हैं आज की तारीख में। तो जब हम मीडिया मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम ये सारे सेक्टर्स की बात करते हैं, पर हम किस माध्यम की बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हम मास मीडिया की बात कर रहे हैं क्योंकि उसकी व्यवस्थापनाएं अभी फिक्स हो गई हैं। हम सबको पता है कि न्यूज़पेपर में अगर काम करना है तो क्या हायरार्की है, तो भाई स्ट्रिंगर होएगा, रिपोर्टर होएगा, एडिटर होएगा, मैनेजमेंट होएगी। सो देयर इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मीडिया मैनेजमेंट वी टॉक अबाउट हाउ ये सारे लोग किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। सेम वे रेडियो, टेलीविजन एंड फिल्म्स हैं। दूसरे मीडिया हैं जो मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि इवेंट्स हैं, आउटडोर हैं, ये सारे भी अभी नए नए मीडिया बन रहे हैं। मतलब जैसे मैं जालना में थी सोमवार को और मंगलवार को, और मैं देख रही हूँ कि शादियों में वो बैंड की बोलते हैं मीडिया मॅनेजमेंट, विच मीडिया, मास मीडिया, प्रिंट न्यूजपेपर कालपासून सुरू झाले, काल आज उद्या। आपको अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। माइक बंद करा तुम्ही। हाँ मैडम, कंटिन्यू प्लीज। और फिर ये सारी जो है वो माध्यम नहीं है, वो माध्यम की प्रवृत्तियां हैं। जैसे हम जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग हो सकती है, एक्टिंग हो सकती है, जर्नलिज्म हो सकता है, ग्राफिक गेमिंग हो सकता है, और इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे ब्यूटी मेकअप है, आर्ट डिजाइन है, कंप्यूटर एनिमेशन है, फिटनेस, फूड, ट्रांसपोर्ट है। वो सारे भी मैनेज करने पड़ते हैं, बिकॉज अगर आप कह रहे हैं कि मैं फिल्म बना रहा हूँ तो फिल्म बनाने के लिए भी आपको ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम माध्यम व्यवस्था की बात करते हैं या माध्यम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये सारी चीजें हमें लगेगी, और वो किस तरह से काम करती हैं वो लगेगा। तो वो जो बात हम ज्यादातर करते हैं, तो ब्रॉडली इसके 3 हेडिंग हो सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि प्री प्रोडक्शन है, कि प्रोडक्शन शुरू करने से पहले क्या क्या करना है। तो कोई भी चीज है, अगर आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखना है, या आपको फिल्म बनानी है, या आप कोई भी माध्यम क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं जो हमें करनी पड़ेगी, जो माध्यम बनने से पहले करनी पड़ेगी। बट कोई भी चीज बनाने से पहले उसकी प्रोडक्ट क्या रहेगी, उसकी ऑडियंस क्या रहेगा, उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, उसकी स्क्रिप्टिंग लगेगी, टेक्नोलॉजी लगेगी, कास्टिंग करना पड़ेगा। तो सुधीर सर ने ये वर्कशॉप रखा है, आप सबके लिए रखा है, तो उन्होंने बहुत सारा प्लानिंग किया। तो वो मीडिया प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी वो सारा प्लानिंग है, हर एक प्रवृत्ति के लिए लगता है, उसी तरह से मीडिया के लिए लगता है। तो आप जब मीडिया प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको वो सारे डिसीजंस लेने हैं जो किस तरह से लिए जाते हैं, वो मीडिया मैनेजमेंट के लिए आपको समझना जरूरी है। और उसके लिए आपको सवाल पूछे जाएंगे जब आप परीक्षा में जाएंगे। तो क्योंकि जैसे रैकी है, तो जो माध्यम जो टेलीविजन में या फिल्म में काम करता है उसको पता है कि लोकेशन देखने जाना है, उसको रैकी बोलते हैं। तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रैकी, एंड देन यू कैन हैव ऑप्शंस। तो वो जो हम बोलते हैं जार्गन्स हैं, हर एक क्षेत्र की एक भाषा होती है। सो प्रोडक्शन की एक भाषा है। सो मैंने वो नहीं किया है कि जैसे आपके कैमरा की भाषा की भी भाषा है कि पैन, टिल्ट, डॉली, ऑल दैट, या फिर अगर आप वेब की बात करते हैं तो वेब एडवर्टीजमेंट की भाषा है कि बैनर एड्स, या जैसे अगर हम दुकान पे जब कुछ चीजें लटकाई जाती हैं तो हम पीओपी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ परचेज। तो वो सारी भाषा की जो हम बोलेंगे कि वो शब्दों के क्या मायने हैं वो समझना जरूरी है। तो एक चीज आप कर सकते हैं जब आप परीक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो शब्द हैं जो जैसे ग्लॉसरी बोलेंगे हम, या माध्यम की कोई किताब लेके उसमें कौन कौन से शब्द हैं जो आपको आने चाहिए, बिकॉज उसके बेस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर प्रोडक्शन है जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है, जिसमें आपने सोचा कि आप ऐसे फिल्म बनाएंगे, पर आपको प्लान करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, कौन कहाँ खड़ा रहेगा, क्या बोलेगा, किस तरह से करेगा। फिर जब आप एक्चुअल करने गए तो आपको पता चला कि अरे उस दिन तो छुट्टी है, या उस दिन वो पर्सन नहीं आए।
तो वो सारे जो इश्यूज हैं वो प्रोडक्शन के इश्यूज हैं, उसी पॉइंट पे किए जाएंगे। और फिर पोस्ट प्रोडक्शन है जो कि फिल्म के रेफरेंस में एडिटिंग होती है, जबकि प्रिंट के रेफरेंस में बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग है, डबिंग है, पैकेजिंग जो हम बोलते हैं। मतलब पोस्ट प्रोडक्शन यूजुअली कोई भी चीज को फाइनल बनाता है कि भाई वो किस तरह से उसको आप जो वो पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज से वो फाइनल उसका निखार बनता है कि भाई कोई भी चीज जो आप देख रहे हैं वो पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पे उसको फाइनल। एक और चीज भी वहां है ग्रामर के बारे में। तो ग्रामर जैसे हम कोई भी भाषा में बात करते हैं उसकी ग्रामर होती है, उसी तरह से माध्यम की एक ग्रामर होती है। सो हर एक माध्यम जो है उसका अपना एक ग्रामर है। जैसे न्यूज़पेपर है तो जो माध्यम पढ़ता है या जो सेटनेट के लिए जा रहा है या शिक्षक है या जो माध्यम में काम करते हैं उनको वो भाषा पता है कि जैसे टेबलॉइड है तो क्या है, या फुल लेंथ फीचर फिल्म क्या है। सो वो शब्द जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि आप कोई देश में जा रहे हैं जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, पर आपको उसकी भाषा भी नहीं आती है, तो आप उसको किस तरह से सीखेंगे। तो आप आज की तारीख में आप गूगल की वजह से मतलब कुछ चीजें कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं, बट कंसेप्चुअली भाषा आना जरूरी है ताकि आप कम्युनिकेशन क्रिएट कर पाए। सो टेलीविजन को लेके एक ग्रामर है जिसके ये शब्द हैं कि हम पीटीसी बोलते हैं या वॉक्स पॉप बोलते हैं, या ऑडियंस इन द स्टूडियो होता है, जिस तरह से हम इंडियन आइडल और बहुत सारे जो शोज टैलेंट शोज हैं, रियलिटी शोज हैं। तो रियलिटी में भी फिर बहुत सारे नाम है कि गेम रियलिटी है या टैलेंट रियलिटी है या इवन सिचुएशनल रियलिटी है, बिग बॉस है, वो उस टाइप की चीजें हैं। फिल्म्स के रेफरेंस में भी हम जनरली जब हम मोशन पिक्चर बोलते हैं या फिल्म बोलते हैं या सिनेमा बोलते हैं वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पर उसमें बहुत सारे काइंड ऑफ कैटेगरीज हैं, बहुत सारे और तरीके हैं इसको समझने के। तो वो लाइव एक्शन फिल्म हो सकती है, एनिमेशन हो सकती है, वीएफएक्स व्हिच इज लाइक विजुअल इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स जो हम बोलते हैं वो हो सकती है, कॉर्पोरेट फिल्म्स हो सकती है, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्रीज भी हो सकती हैं, कई बार शॉर्ट फिल्म्स हो सकती है। तो ये ग्रामर जो है वो डिसाइड करता है कि अगर वो शॉर्ट फिल्म है तो वो कितने मिनट की होंगी, क्योंकि उसका जो ड्यूरेशन है या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट फिल्म है तो हम सबको पता है कि एडवर्टीजमेंट फिल्म 10 सेकंड से 30 सेकंड तक की हो सकती है, या आज की तारीख में वो 1 मिनट की हो सकती हैं। पर एट द सेम टाइम जब डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं तो वो एडवर्टाइजिंग नहीं है। तो वो ग्रामर जो है वो किस तरह से उसका फॉर्मेट जो है वो किस तरह से बनता है, वो पर्टिकुलर फुल लेंथ फीचर जब बोलते हैं तो उसका मतलब हम सबको पता है कि पहले के जमाने में हम थिएटर में जाके उसको देखते थे, आज की तारीख में लोग उसको मोबाइल पे देखते हैं या डिजिटल टीवी पे देखते हैं या ओटीटी पे देखते हैं। तो वो कंजम्पशन के तरीके बदल गए हैं पर उसका मतलब क्रिएशन के तरीके नहीं बदले हैं। तो जब हम मीडिया मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो किस तरह से बनाया जाता है उसके ऊपर का वो डायमेंशन है। तो एक सबसे बड़ा कैटेगराइजेशन जो है टेक्नोलॉजी को लेके प्रोडक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं वो एनालॉग और डिजिटल का है, क्योंकि हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की या फिल्म्स की बात करते हैं तो आप एनालॉग में बना रहे हैं या डिजिटल में बना रहे हैं। ये जो कंसेप्चुअल डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। एनालॉग का मतलब होता है नॉर्मल, जो हम सबको पता है हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी एनालॉग है, या फैन जिस तरह से चलता है जो बहुत डिस्क्रीट नहीं होता है, 0 and 1 में नहीं होता है, जबकि डिजिटल है वो 0 and 1 में होता है। तो कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन digital, like this particular meeting had a kind of it's a digital environment and we had like 111 as a password, so that is how we are getting an access to this particular meeting. जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं माध्यम के संदर्भ में तो बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं हर एक मीडिया के। तो जैसे ऑडियो में हमें ब्रॉडली पता है कि एमपीजी है और वेव है, तो उसको लेके भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई इसमें से सा फॉर्मेट है जो ऑडियो का है या कौन सा फॉर्मेट है वो टेलीविजन का है। सो टेलीविजन के ब्रॉडली 3 फॉर्मेट, टेलीविजन का यूनिवर्सल फॉर्मेट नहीं है, वो देश के ऊपर आधारित रहता था पहले के जमाने में। आज की तारीख में सब डिजिटल है तो वो एक यूनिवर्सल डिजिटल है जिसमें अंतर नहीं है।
तो टेलीविजन का सिकैम है जो नेवर द सेम कलर ऐसा बोला जाता है, वो रशिया और काफी कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज में हुआ करता था। इंडिया में पाल हुआ करता है, फेज ऑल्टरेशन बाय लाइन, उसका फॉर्म वो है फुल फॉर्म। सिकैम सिकैम का फुल फॉर्म अलग है। एनटीसी इज नेवर द सेम कलर है, जो यूएस में यूजुअली फॉलो किया जाता है। तो अगर किसी को अनुभव है तो पहले जब आप कोई कहीं का टेलीविजन प्रोग्राम दूसरे कोई देश में अगर आप उसको चलाना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस लगते थे, क्योंकि उसके फॉर्मेट्स अलग अलग हैं, टेक्नोलॉजिकल फॉर्मेट्स अलग अलग हैं। फिल्म्स के भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, ब्रॉडली लाइक 35mm एंड 77mm है। प्रिंट की हम जब बात करते हैं तो न्यूज प्रिंट का एक कैरेक्टर है। अगर कोई फोल्डर लीफलेट बनाया जाता है तो वो ग्लॉसी पेपर में बनाया जाता है। जीएसएम होता है, पेपर का वेट होता है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी के होती है। प्रिंटिंग प्रोसेस है वो भी डिफाइन करती है। तो जब हम माध्यम व्यवस्था की बात करते हैं तो ये सारी चीजों के डिसीजन लेने जरूरी होते हैं, और वो डिसीजन डिसाइड करते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे रेडियो है तो विविध भारती जिस तरह से चलता है उसी तरह से एफएम रेडियो नहीं चलता है। तो सो ये जो डिमेंशन है वो लाइक समझना एसेंशियल है फॉर एनीबडी हु इज लाइक, जिसको आपको परीक्षा देनी है तो आपको ये कॉन्सेप्ट आने जरूरी है। ये कुछ इमेज फॉर्मेट्स हैं जो आप जब कुछ स्टोर कर रहे होंगे तो आपने कई बार देखा होगा। इसका जेपीजी जो हम सब ज्यादातर करते रहते हैं और पीडीएफ हम ज्यादातर करते रहते हैं, उसके बहुत सारे और भी फॉर्मेट्स हैं जो डिपेंडिंग ऑन आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर होता है। और जैसे आप नीचे देख रहे हैं वो इमेज कलर के भी फॉर्मेट होते हैं। तो CMYK के हैं जो प्रिंट यूजुअली हम प्रिंटिंग प्रोसेस के रेफरेंस में वो समझना जरूरी होता है कि वो RGB है जो इलेक्ट्रॉनिक में होता है यूजुअली, और CMYK हैं जो प्रिंट को लेकर होता है। तो वो कोई भी कलर जो आप देख रहे हैं वो कॉम्बिनेशन होता है ये सारे कलर्स के बारे में। मीडिया इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इसमें भी काफी चीजें हैं। जैसे हर एक माध्यम जो है उसकी अपनी एक इकोनॉमिक्स है, और माध्यम है वो प्रोडक्ट है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, पर हकीकत ये है कि जब भी हम माध्यम के किसी मैनेजमेंट से बात करेंगे या ओनर से बात करेंगे तो उनके लिए वो प्रोडक्ट है। मतलब हम जब ऑडियंस हैं तो वो ऑडियंस को ये मतलब एज ए मीडिया रिसर्चर और मीडिया टीचर्स हमें नहीं ये अच्छा लगेगा कि हम माध्यम को खाली इकोनॉमिक रेफरेंस में देखें, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि माध्यम लाइक न्यूज़पेपर फोर्थ एस्टेट है, वो डेमोक्रेसी को वो करता है, वो सोशियोलॉजी है, वो पॉलिटिकल साइंस है, बिकॉज माध्यम से पावर आती है, या वो पॉलिटिकल गवर्नेंस को इम्पैक्ट करता है। या हम ये भी मानते हैं कि माध्यम जो है वो कल्चर है, बिकॉज हर एक देश का और हर एक राज्य का जो माध्यम है वो उस देश का कल्चर के बारे में या उसकी दिखाता है। बट जब हम मीडिया मैनेजमेंट की बात करते हैं और प्रोडक्शन की बात करते हैं और मीडिया मैनेजर्स की बात करते हैं तो उनके लिए कोई भी मीडिया जो है वो इकोनॉमिक्स है। वो सोचते हैं कि उन्होंने उसको बनाया है, वो बनाने में एक अमाउंट खर्चा हुआ है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको कंज्यूम किया जाता है। So, हम सब मीडिया ऑडियंसेस हैं। हम सब एक ही माध्यम देख रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है, बट हम सब कंज्यूमर्स हैं, बट एट द सेम टाइम हम ऑडियंसेस भी हैं। सो मीडिया मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जब हम मीडिया इकोनॉमिक्स की भी बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि आपने कहीं से जाके एक कोल्ड ड्रिंक खरीदा या आपने एक बिस्किट खरीदा और आपने उसको खाया और आपको एक सेटिस्फैक्शन मिला। मीडिया उस तरह का कमोडिटी नहीं है। माध्यम बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक ही फिल्म 5 बार देखी, 50 बार देखी है। तो वो उसका मतलब है कि वो एक रिपीट ऑडियंस है। लाइक मैंने जैसे कहा मैं 2 दिन जालना में थी तो मेरे साथ एक मेरी कलीग आई हुई थी। तो वो जब भी हमारा काम हो जाता था तो वो मोबाइल पकड़ के बिंज वॉचिंग करती थी। वो खुद ही कह रही है कि मैं बिंज वॉचिंग कर रही हूँ, मेरे 2 एपिसोड रह गए हैं तो मुझे वो देखना पड़ेगा। तो जो ऑडियंस है और वो हर बार देख रही है तो वो ऑब्वियसली वो व्यूअरशिप का नंबर ऐड हो रहा है।
तो सोशल मीडिया के रेफरेंस में जो इकोनॉमिक्स का डिमेंशन है वो बहुत बदल जाता है। मेरी ऐसी समझ है कि सेटनेट के कॉन्टेक्स्ट में डिजिटल मीडिया और डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट को लेके बहुत सारे सवाल अभी के करिकुलम में नहीं है। तो अभी जो है वो ट्रेडिशनल जो मास मीडिया की हम बात करते हैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में है। पर जब हम माध्यम को क्रिएशन की जो कॉस्ट की हम बात करते हैं, तब हमें ये समझना जरूरी है कि कोई भी माध्यम बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से आती है। तो एक चीज वहां पे है कि फॉरेन से पैसा आ रहा है कि लोकल पैसा है, कि वो जो मीडिया ओनरशिप है। बिकॉज जब मीडिया मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मीडिया ओनरशिप एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। आप लोग ट्राई का वेबसाइट TRAI है, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर्स हैं क्रॉस मीडिया ओनरशिप के बारे में। बिकॉज अपने देश में गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिश की है और नहीं होनी चाहिए कि एक ही माध्यम के एक जो मीडिया हाउस है या मीडिया कॉन्ग्लोमरेट है वो बहुत सारे माध्यम को कंट्रोल करते हैं। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास जो दूसरे वर्जन्स हैं स्टोरी के या दूसरे तरीके हैं वो हमारे पास आएंगे नहीं। तो उसकी वजह से क्रॉस मीडिया ओनरशिप एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। उसको लेके भी FDI बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, पर आप मतलब उसको चेक कर सकते हैं और आपके लिए वो समझना जरूरी है कि कौन से माध्यम में कितनी FDI परमिसिबल है। क्योंकि हमारे देश में बहुत साल तक लाइक 1995 में हमारे पास एयर वेव्स एज अ पब्लिक प्रॉपर्टी का जो जजमेंट आया, उसकी वजह से जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस चलते हैं, सो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस ऑब्वियसली कम्युनिटी के हैं, तो उसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती नहीं है। बट FM रेडियो स्टेशंस पे या फॉरेन टेलीविजन चैनल्स पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स है, उससे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट नहीं परमिट करती है अगर कोई वो खोलना चाहे तो। डिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस में भी जो हम बात करते हैं वो क्रिएशन का नहीं है, टिपिकली वो डिस्ट्रीब्यूशन का है। कि जब आप टेलीविजन कंटेंट बनाते हैं और उसको आप टेलीकास्ट करना चाहते हैं तो उसको अपलिंक किया जाता है। तो बहुत समय तक भारत सरकार ने उस पर कंट्रोल्स रखे हुए थे। रेगुलेशन इज अनदर इम्पोर्टेंट एरिया। जब हम मीडिया मैनेजमेंट की बात करते हैं तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स इज अ काइंड ऑफ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई किसके हाथ में कौन क्या कितना किस हद तक कर सकता है। तो सरकार के जो मैनेजमेंट के साथ सरकार गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है, बिकॉज तभी जाके माध्यम क्रिएशन और उसका जो कंट्रोल्स हैं। बिकॉज प्राइवेट ज्यादातर जो माध्यम है वो प्राइवेट सेक्टर में है, जो पब्लिक सेक्टर मीडिया है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो उसके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पैसे जब हम गवर्नमेंट मीडिया की बात करते हैं तो वो हम सब जो टैक्स भर रहे हैं उससे उनको उनके काइंड ऑफ एक्सपेंसेस मीट किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे देश में ऑटोनॉमस है, वो प्रसार भारती बोर्ड है और वो डिसाइड करता है। बट लाइक फिल्म के रेफरेंस में जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो रिलीज राइट्स इशू आता है। कंजम्पशन की बात करेंगे तो कौन इसको कंज्यूम कर रहा है। सो TRP है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स हैं, रेडियो ऑडियंस मेजरमेंट है, डेटा एनालिटिक्स है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब कोई भी चीज ज्यादा देखी जाएंगी तो उससे रेवेन्यू ज्यादा मिलेगी। बिकॉज कोई भी माध्यमकार है वो उससे पैसा बनाना चाहता है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम मीडिया इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो मैं आपको ये थोड़ा बताना चाह रही हूँ कि ये आपने देखना जरूरी है। आपको बहुत सारे और विषय के लिए भी ये काम का है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये खाली एक दिखा दूँ। ये PG पाठशाला है, मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने इसको देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, ये आपके काम का है। इसमें अगर आप नीचे जाते हैं जैसे, तो यहाँ पे ये MA मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज हैं, जिसके करीब 400 मॉड्यूल्स ऑलरेडी यहाँ पे है। और इसमें आप बहुत सारे हैं जो आपके काम के हैं। पर अगर मीडिया ओनरशिप की बात कर रहे हैं तो आपने मीडिया ग्लोबलाइजेशन के यूनिट में
बहुत सारा काम का मटेरियल है, और ये इसके सारे वो हैं चैप्टर्स हैं। तो वो न्यू मीडिया को लेके, प्रिंट मीडिया को लेके, फिल्म को लेके, टेलीविजन को लेके, और इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं जो आपको मतलब काम की हैं, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना चाह रहे तो। किताबें हैं, मैंने दो वॉल्यूम, छोटे वॉल्यूम्स हैं जो मैंने सर को भेजे हैं, तो वो सर आपके साथ शेयर कर देंगे। पर जैसे आप ग्लोबलाइजेशन एंड एडवर्टाइजिंग का मॉड्यूल है, तो आपको इसमें काफी सारी चीजें मिल जाएंगी जो माध्यम व्यवस्था और प्रोडक्शन के रेफरेंस में इम्पोर्टेंट है, और ये बिल्कुल इंडियन स्कॉलर्स के द्वारा लिखा गया और इंडिया के रेफरेंस में लिखा गया है, तो भाषा और वो सारे प्रॉब्लम्स इसमें ज्यादातर नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि एक ये इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जो आपने देखना चाहिए। दूसरे मैंने कुछ किताबें हैं इसमें और भी हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, और वो आप उसको मतलब आप उसको पढ़ेंगे तो वो आपको काम में आ सकती हैं। तो वैसे देखें तो मीडिया, माध्यम व्यवस्था और प्रोडक्शन जो है बहुत ब्रॉड एरिया है, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, हर एक माध्यम के बारे में आती हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है जो समझना जरूरी है कि जैसे हम न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं, तो न्यूज़पेपर्स का क्रिएशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम है, उसका कंजम्पशन कॉस्ट सबसे कम है, क्योंकि वो एडवर्टाइजर्स के द्वारा ड्रिवन है। हम सबको पता है कि अगर एडवर्टाइजर्स, अगर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी, तो जो पेपर हम 2-5 रुपए में खरीदते हैं उसकी कीमत 30-40 रुपए हो जाएगी। तो एडवर्टाइजर्स के द्वारा वो सपोर्टेड है। तो जो डायमेंशन है रेवेन्यू मॉडल का, बिकॉज जब हम माध्यम व्यवस्था की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि हमें पसंद नहीं आएगा, फिर भी हकीकत यह है कि माध्यम को एक प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है। तो आपने एक फिल्म बनाई जो आपने 50 करोड़ में बनाई, आप उसके ऊपर 80 करोड़ या 100 करोड़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पैसे वापस आए और आप उस पर प्रॉफिट कमाए। सो जो ये पूरा डिमेंशन ऑफ प्रॉफिट मेकिंग है, माध्यम खाली समाज व्यवस्था के लिए या संस्कृति के लिए नहीं किया जा रहा है, पर वो इसलिए किया जा रहा है कि जिससे प्रॉफिट हो और उससे उनका घर चलता है। जो सारे माध्यम में काम करते हैं, जो मीडिया मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट्स हैं, उनके इंटरेस्ट है इसमें। और जैसे मैंने कहा कि मीडिया इकोनॉमिक्स दूसरी कोई भी प्रोडक्ट की बजाय मीडिया ऐसी चीज है कि वो बार बार कंज्यूम की जाती है, तो जितनी बार ज्यादा कंज्यूम की जाएगी, उसका जो मैनेजमेंट है या जिसने उसको क्रिएट किया है उसको पैसा कई बार नहीं मिलता है, तो जिसने उसको बनने के लिए पैसा दिया है वो इन्वेस्टर्स को ज्यादा पैसा मिलता है। तो जो हम मीडिया मैनेजमेंट समझने की बात करते हैं, तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये अलग अलग माध्यम को बनाने की क्या प्रोसेसेस हैं, किस तरह से चलती हैं, और हर एक माध्यम की एक प्रोसेस है। मतलब मैं एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स 2-3 चीजों का अभी मेरे पास नहीं है एक्चुअली, वो मेरे ट्रैवलिंग के रेफरेंस मुझे वो प्रेजेंटेशन में डालने को टाइम नहीं मिला, वो मैं बना के सर को भेजती हूँ, वो आपको शेयर कर देंगे। सो गेट एन आइडिया अबाउट जैसे प्रिंट का स्ट्रक्चर जो है वो टेलीविजन चैनल से अलग है, और टेलीविजन चैनल से ओटीटी का स्ट्रक्चर अलग है। सो जब हम माध्यम व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि हर एक माध्यम की व्यवस्था अलग अलग है। और प्रोडक्शन के रेफरेंस में जैसे मैंने कहा, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन का एक फ्रेमवर्क है जो सबसे आसान है समझने के लिए। तो किस तरह से वो किया जाएगा, बिकॉज कुछ चीजों में प्री प्रोडक्शन ज्यादा है, कुछ में प्रोडक्शन ज्यादा है। जैसे अगर आप लाइव कर रहे हैं, तो अगर आप लाइव मीडिया क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ऑन द स्पॉट 32 कैमरा सेटअप या 40 कैमरा सेटअप लगेगा, ताकि आप वो इवेंट को बहुत अच्छी तरह से दिखा पाए। बट अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो आपको प्री प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज आपको डिसीजंस बनाने पड़ेंगे कि आप कहाँ जाके शूट करेंगे, किस तरह से करेंगे। और जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो लाइव में ऑन द स्पॉट होता है, जबकि फिल्म में वो बाद में किया जाएगा। तो वो जो प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट का है, उसको लेके जब सवाल किए जाए एग्जाम में के रेफरेंस में बोले, तो वो जो लोगों के नाम है, तो मतलब एक आसान तरीका मैं कई बार ये भी बोलती हूँ मेरे मास्टर्स के स्टूडेंट के साथ, वो मैं करती हूँ, जो आपको शायद लागू नहीं होगा, बट फिर भी, कि आप कोई भी टेलीविजन प्रोग्राम देखिए या फिल्म देखिए और उसकी जो क्रेडिट रोल जाता है वो पढ़ना जरूरी है, बिकॉज उससे आपको समझेगा कि किस तरह के जॉब्स हैं। बिकॉज वो बताता है कि
किस टाइप के लोगों को रिक्रूट किया गया ये प्रोजेक्ट करने के लिए, वो मैनेजमेंट के रेफरेंस में इम्पोर्टेंट है, वो जॉब टाइटल्स हैं जिस पे लोगों ने काम किया, तो वो एक फ्रेमवर्क है। और तीसरा जैसे मैंने कहा क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन का फ्रेमवर्क। सो ये 2-3-4 चीजें हैं जो मेरे ख्याल से समझनी जरूरी है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और दूसरा सो ये एक डिमेंशन था। और दूसरा अगर कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो, बिकॉज मेरा एक चैलेंज ये रहा कि वो जिस तरह का टॉपिक है उसमें बहुत कुछ बात कर सकते हैं, बट फिर मेरी ये समझ थी कि आप लोगों की क्या अपेक्षा है या आप लोग क्या कर रहे हैं और आप क्या कर चुके हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें ओवरलैपिंग है। सेटनेट में ये एक्सपेक्टेड है कि भी आपको सब पता हो, तो इसीलिए मैंने ये छोटा सा रखा था। तो भी यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, आई थिंक दैट इज अ बेटर ऑप्शन देन टू काइंड ऑफ आर देयर एनी क्वेश्चंस? विनोद, आप पूछना चाह रहे थे कुछ? कोणाला प्रश्न असेल तर विचारा. रिगार्डिंग मीडिया मॅनेजमेंटशी संबंधित काही प्रश्न असतील तर मॅडमला विचारा. मेरे ख्याल से मतलब जो मैं जितना मैंने बताया वो तो क्लियर है, ऐसे मेरी समझ है। विनोद जी, बड़ा आप बता सकते जी हैं? जी 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 हाँ मैडम. अभी तक जो हुआ है मैडम, अभी तक के जो सेशंस हुए हैं उसमें हमने क्वेश्चन आंसरिंग का सेशंस हुआ ही नहीं है. ओके। हाँ, तो उसकी वजह से काफी स्टूडेंट को वो दिक्कत आ सकती है. उसकी कारण ये भी था एक कि जैसे अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे आपकी तरफ मीडिया मैनेजमेंट का दिया हुआ था, तो उसी संदर्भ में सेट के और नेट इन दोनों सिलेबस में जैसे 10 सब्जेक्ट्स इंक्लूड है, मिनिमम 10, तो उन 10 सब्जेक्ट को लेकर हमने ये सारा वर्कशॉप को किया है. तो उसमें का एक आपका ये सेशंस था और उससे वो मुझे समझा एक्चुअली, क्योंकि मेरा चैलेंज ये था कि मैं ज्यादातर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और रिसर्च के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि वो मेरी कोर कॉम्पिटेंस है. जी हाँ. मीडिया मैनेजमेंट में पढ़ाती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, और पर उसके मॉडल्स बहुत सारे हैं जो इवॉल्व हो रहे हैं, और वो परीक्षा के संदर्भ में बहुत मायने नहीं रखते हैं, ऐसा मुझे लगता है. क्योंकि परीक्षा में तो अभी तो बहुत सारा एमसीक्यू के रेफरेंस में पूछा जाता है, तो आपको वो भाषा और वो जार्गन समझना जरूरी है, मतलब ऐसी मेरी समझ है. बट लाइक, और यू कैन आस्क मी एंड देन आई कैन काइंड ऑफ एक्सपैंड दैट, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे नहीं क्लैरिटी थी कि मैं इसको कितना एक्सपैंड कर सकती हूँ, बिकॉज हर एक माध्यम की अपनी व्यवस्था है और वो एक दूसरे से बहुत अलग है. तो ऐसा कहना कि आपको टेलीविजन की व्यवस्था है जो रेडियो को लागू कर लेंगे, वैसा चलेगा नहीं. इसीलिए जैसे मैंने बताया कि ब्रॉडली 3 फ्रेमवर्क्स जो मैं यूजुअली बताती हूँ, कि एक तो प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन वाला है, दूसरा क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन वाला है, और तीसरा एक मैक्रो और माइक्रो कॉन्टेक्स्ट है कि भाई आप पूरे देश की माध्यम व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो फिर आपको एफडीआई और वो अपलिंकिंग और वो सारी चीजें समझना जरूरी है. और माइक्रो पे बात करेंगे तो कंजम्पशन के रेफरेंस में है, क्योंकि एज एन ऑडियंस हम सब कोई भी मीडिया यूज करते हैं, तो वो मीडिया किस तरह से बनाया जाता है. तो ये मतलब मैंने ज्यादातर इस 3 चीजों को लेके मतलब हाँ जी, प्रोफेसर जोहारे, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून मैम. हाँ जी सर. मैं जानना चाहता हूँ कि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है प्रिंट मीडिया और ऑडियो वीडियो एरिया में कहीं यूज करने के लिए शुरुआत हुई है या क्या पॉसिबिलिटी है? वो सर बोट जर्नलिज्म है अभी, मतलब मैं तो नहीं, आई एम आस्किंग रिलेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एआई जो है आर्टिफिशियल. हाँ जी सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब हम माध्यम के रेफरेंस में बात करते हैं तो अभी जो शब्द यूज किया जाता है वो है बोट जर्नलिज्म, रोबोट जर्नलिज्म. तो अभी क्या कर रहे हैं कि इंसान को नौकरियों से निकाल रहे हैं और रोबोट्स को रखा जा रहा है, और रोबोट्स स्टोरीज लिख रहे हैं. मतलब तो अभी मुझे मतलब मैं प्रिंट मीडिया में काम नहीं कर रही हूँ, और मुझे जितनी समझ है उसके हिसाब से अभी तक
मेरे ख्याल से 2-3 न्यूज़पेपर हाउसेस ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बट वो ऑफिशियली मेरे ख्याल से चालू नहीं है। पर वो आप अगर बोट जर्नलिज्म करके गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारा इंसाइट्स और मटेरियल मिलेगा, बिकॉज जब I एआई am की asking बात related with I am asking AI related with audio visual and AI actually. तो इंडिया में कहीं कोई चैनल है जो बोर्ड जर्नलिज्म यूज कर रहा है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहा हो? मुझे जहां तक पता है अभी तक नहीं है, मुझे जहां तक पता है। Okay. बट लाइक जैसे मैंने कहा कि वो मुझे मैं मीडिया प्रैक्टिस में नहीं हूँ, मैं मीडिया रिसर्च में हूँ और मैं मीडिया एकेडमिशियन हूँ। तो मीडिया व्यवस्था, जो माध्यम व्यवस्था के जो मॉडल्स हैं वो बहुत जल्दी बदल रहे हैं। मतलब आपको और मुझे मालूम है कि डिजिटल मीडिया की वजह से जो पहले ट्रेडिशनल काम जिस तरह से किए जाते थे वो कंप्लीटली बदल गए हैं। मतलब आज की तारीख में कैमरामैन और ओबीवान लेके कई बार रिपोर्टर्स नहीं जा रहे। रिपोर्टर को एक कैमरा दिया जाता है और एक मोबाइल फोन दिया जाता है और वो वहां से स्टोरी अपलोड कर रहा है। तो ये जो डिमेंशन है वो ये समझना जरूरी है, बिकॉज बहुत चेंजेस आए हैं पिछले 5 साल में, तो बहुत ही ज्यादा आए हैं। पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स माध्यम व्यवस्था के भाग हैं, तो वो समझना, वो थोड़ा समझ होना जरूरी है। जब आप परीक्षा के लिए अगर कोई बैठ रहा है तो उसको ये समझना जरूरी है कि किस किस तरह के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं जो गवर्नमेंट ने किस मीडिया के लिए रखे हुए हैं, बिकॉज वो पूछा जा सकता है। जैसे CF सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन है, तो आप कोई भी फिल्म कहीं भी रिलीज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन लेनी जरूरी है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस में इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, बिकॉज मैंने फिल्म बनाया और मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। डिजिटल मीडिया पे अभी सरकार ने शुरू किया है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सो नाउ दे आर काइंड ऑफ बिकमिंग कॉन्शियस एंड वो अभी इवॉल्व हो रहा है, अभी बना नहीं है। तो वो टाइम जाएगा अभी मेरे ख्याल से 2-5 साल। इट्स लाइक केबल टेलीविजन की, केबल टेलीविजन 1989 में शुरू किया गया, पर उसका जो एक्ट है वो 1995 में आया। शुक्रिया, आप रिसर्च फील्ड से, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। मैडम अभी किसी के क्वेश्चंस नहीं है शायद, तो हम इस सेशन को क्या कंक्लूड कर सकेंगे? बिल्कुल, आप मतलब हाँ जी। अगर हाँ श्योर श्योर। हाँ, तो हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। आदरणीय प्रोफेसर मीरा देसाई मैडम ने हमें काफ़ी अच्छे तरह से मीडिया मैनेजमेंट्स और प्रोडक्शंस इस विषय पर मार्गदर्शन किया है। जिन्होंने अनुसंधान के क्षेत्र में अपना जो कार्य किया है, तो उस अनुसंधान का और उससे पहले एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने जो मीडिया हाउसेस में काम किया है, वो एक उनका एक्सपीरियंस रिसर्च में वो जो बतौर प्रोफेसर काम कर रहे हैं और एकेडमिशियंस करके भी, और सारे यहाँ पे जुड़े हुए विद्वज्जनों को मुझे ये बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि SNDT यूनिवर्सिटी के हाल ही में मैडम की तरफ रजिस्ट्रार के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। तो इनकी ये महत्ता है कि एडमिनिस्ट्रेशंस, रिसर्चर, टीचर्स एंड जर्नलिस्ट, इन सारी क्षेत्रों में मैडम का जो है अपना उन्होंने जर्नी की है। तो ऐसे महान वक्ता हमें इस सेशन में मिले हैं। तो मैडम आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी समय हमें दिया है, इस वर्कशॉप में दिया है, और आपके ज्ञान का सारे स्टूडेंट को, साथ ही इसमें जुड़े हुए जो भी टीचर्स है, जर्नलिस्ट भी जुड़े हुए हैं और कुछ रिसर्च स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, सारे लोगों को लाभान्वित किया है। मैं आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से आपका